जी आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है। ISA 220, ये तो इसका नंबर है ना, इसका इंग्लिश में नाम क्या है? क्वालिटी ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, देयार की लकड़ी हो, उसके ऊपर ब्राउन कलर का पेंट हुआ हो, ISO स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो है वो अच्छी क्वालिटी का उसमें रॉ मटेरियल इस्तेमाल हुआ हो। तो अच्छी क्वालिटी तो यही नहीं होती कि अच्छे रॉ मटेरियल से बनी हुई चीज हो, फार्मूला अच्छा हो, फिनिशिंग अच्छी हो। सर्विसेज के मामले में कहानी थोड़ी डिफरेंट होती है। अच्छी क्वालिटी का क्रैश कोर्स किसे कहते हैं? अब जब सर्विसेज की बात आ रही है तो फिर क्रैश कोर्स भी तो एक सर्विस है ना। व्हाट इज गुड क्वालिटी क्रैश कोर्स? कम टाइम में हो, कवर भी सारा कराया जाए। जालमो दो ऑपोजिट बातें हैं, चलिए कोई बात नहीं जी। टेस्टिंग भी साथ साथ होती रहे, लिखाई की प्रैक्टिस, ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस भी साथ साथ हो, और क्या हो, और चाय भी बच्चे अपने पैसों से पिए। अच्छा, और इंसान उतना ही सुनता है ना जितना सुनना चाहता है। 24/7 सपोर्ट अवेलेबल हो, ठीक है। ये कौन सी सपोर्ट है 24/7 जो चाहिए? ऑनलाइन वालों को 24/7 सपोर्ट हो। रात 3 बजे अचानक से उनके जहन में आए कि प्री कंडीशन और प्रेमाइज में क्या फर्क है, वो ग्रुप में डालें और 5 मिनट में जवाब आ जाए। ठीक है जी। और अल्टीमेटली उन्होंने सबसे अहम बात का जिक्र कर दिया कि टीचर भी अच्छा हो। असल में वो तो इम्प्लाइड था ना, उन्होंने कहा यार अब ठीक है, अब सर के सामने बात कर रहे हैं तो टीचर तो कम से कम अच्छा है ही। चले मैं समझ गया, ये तो आप लोगों ने टेकन फॉर ग्रांटेड। तो ऑब्वियसली सर्विस प्रोवाइडर अच्छा हो, सर्विस की ड्यूरेशन मुनासिब हो, उसमें कंपोनेंट पूरे हो, वो सारी चीजें सही तरीके से हो रही हो, तो ऑब्वियसली वो एक अच्छी क्वालिटी की क्लास बन जाएगी। एक अच्छी क्वालिटी की कुर्सी, अच्छा डिजाइन हो, कंफर्टेबल हो, मूवेबल हैंड हो, रंग बेहतर हो। ज्यादा कुछ रंग होते हैं जो हल्के रंग होते हैं उसमें मट्टी बहुत ज्यादा फील होती है। गहरा रंग हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट से मैच करता हुआ हो, नर्म हो, नींद अच्छी आए, पढ़ाई का दिल ना करे। अगर हमने ज्यादा बड़े रजिस्टर पे लिखना हो तो कम से कम बाजू इतना हो कि उस पर जरा ज्यादा अच्छे तरीके से लिखा जा सके। और एक भाई जिसने मुझे ना 2 साल पहले एक फरमाइश की थी, हमने एक क्लास में बेंच लगाए और बेंच में हमने वो ऊपर वाले फट्टे के नीचे एक और फट्टा लगाया कि वो अपनी किताबें कैलकुलेटर रख सके। तो एक बच्चे ने फीडबैक दिया कि सर ये अच्छा नहीं है यहाँ पे निजाम। मैंने कहा क्यों? हमने तो एक्स्ट्रा स्पेस भी दी है कि वहां चीजें वगैरह रखे। तो सर पाँव पे पाँव नहीं रख सकते। अब उसको था कि मैं क्लास में बैठूं तो मैं पाँव पे पाँव रख के बैठूं, इजी होके, रिलैक्स होके, जरा कमर पीछे को हो और जो है ना वो सिनेमा वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो वो उसको वो फील नहीं आ रही थी। तो क्वालिटी की तो हर किसी की अलग अलग प्रपोजिशन है ना। तो एक अच्छी कुर्सी का मतलब अच्छी कंफर्ट, अच्छी क्वालिटी, अच्छी मेक, अच्छा डिजाइन, और जो आप उससे फायदा लेना चाह रहे हो फायदा मिलना चाहिए। तो आपने क्रैश कोर्स के जितने भी फजाइल बताए वो सिर्फ इसलिए बताए कि आपको जो फायदा लेना है वो मिल जाए। अच्छा टीचर होगा, अच्छी टेस्टिंग होगी, अच्छी राइटिंग होगी तो आपको फायदा मिल जाएगा। तो किसी भी चीज की क्वालिटी प्रोवाइडर के बजाय सीकर से पूछनी चाहिए। जो प्रोवाइड कर रहा है वो तो लगेगा कि मैं बड़ा जबरदस्त काम कर रहा हूं। देखना यह है कि सीकर को क्या चाहिए, जो सर्विस सीकर है। तो क्रैश कोर्स में आप सर्विस सीकर हैं, मैं जितनी मर्जी अपनी तरफ से अच्छी चीज बनाऊं, अगर आपको नहीं समझ आई तो बेकार है। मैं रेगुलर क्लास में इतने दिल से पढ़ाया, आप पढ़ना ही नहीं चाहते थे, तो आपको तो हल्की क्वालिटी मिल गई। अब मैं मुनासिब दिल से पढ़ा रहा हूं लेकिन आप पढ़ना चाह रहे, तो आपको क्वालिटी ज्यादा मिल गई। तो इसका मतलब है कि क्वालिटी का ताल्लुक है कि यूजर क्या चाहता है। अब आए ऑडिट के यूजर की बात करते हैं। ऑडिट का यूजर ये चाहता है कि उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भरोसा आ जाए। कितना भरोसा? रीजनेबल भरोसा। वो भरोसा देने के लिए हमें अच्छा ऑडिट करना पड़ेगा। अच्छा ऑडिट का मतलब है कि हमने एथिक्स को भी फॉलो करना होगा, हमने स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करना होगा, हमने काम भी बड़ा अच्छा करना होगा, हमने जिम्मेदारी भी लेनी होगी, हमने उस काम की पेन भी लेनी होगी, हमने काम बहुत अच्छे तरीके से, खूबसूरत डिसेंट तरीके से कवर करना होगा। तो ISA 220 का जो सब्जेक्ट मैटर है वो ये है कि एक ऑडिट की क्वालिटी अच्छी कब होगी। उसने इसको 6 एरियाज में डिवाइड कर दिया।
उसने कहा अच्छी क्वालिटी ऑडिट की तब होती है जब लीडर अपनी जिम्मेदारी ले लेता है कि उसने अपने ऑडिट पे अच्छी क्वालिटी देनी है, जब एथिकल रिक्वायरमेंट जो भी रेलेवेंट थी वो जब सही से पूरी हो जाए, जब एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट एंड एंगेजमेंट के प्रोसीजर सारे के सारे सही से हो, अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था आपने, जब रिसोर्सेज एंगेजमेंट के बड़े अच्छे तरीके से हो, जब अच्छी डायरेक्शन सुपरविजन और रिव्यू हो, जब जरूरत पड़ने पे एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू हो, और जब अच्छी मॉनिटरिंग और रेमिडिएशन हो। इन सबके अलग अलग मतलब है, सब पे अलग अलग बात करेंगे। ये स्टैंडर्ड इतना ही है। स्टैंडर्ड ने क्या, अगर आपको अच्छी क्वालिटी का ऑडिट देना है तो ये 6 बेंचमार्क्स हैं। इन 6 बेंचमार्क्स का हक अदा कर दे, यूजर को जो मिलेगा वो अच्छी क्वालिटी का ऑडिट होगा। एक एक करके इन बेंचमार्क को जिक्र करते हैं। बेंचमार्क में से बस ये 5 वाले पे थोड़ी सी ज्यादा डिस्कशन है, बाकियों पे मुनासिब डिस्कशन है। पहला बेंचमार्क, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनेजिंग एंड अचीविंग क्वालिटी। भाई ये क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स हो रहा है और कॉलेज ने कहा जी क्रैश कोर्स करना, और मैं उसको नौकरी समझ के कहूँ हाँ भाई क्रैश कोर्स करने आऊं और बस कराऊं, और मैं कहूँ बच्चों इतने कम टाइम में जितना हो सकता था कर लिया, मेरा सांस फूल गया, मैं थक गया हूँ, बस ठीक है बाकी खुद ही पढ़ लेना। अगर मैं एक मुसीबत समझ के करा रहा हूँ, हर दिन आपके पास आने से डर रहा हूँ कि वो फिर पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे पढ़ के ना आए हुए, अगर सवाल पूछ लिए तो क्या होगा, और फिर सोचूं इतना बड़ा सिलेबस है, इतने कम टाइम में क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अगर मैं मुतमईन नहीं हूं तो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी। वो मोटिवेशन जो आप में जागनी है वो पहले मेरे में जागी हुई होनी चाहिए। अगर मुझे लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो इम्पॉसिबल है तो वो आप लोग कभी भी नहीं कर सकेंगे। हाँ, अगर मुझे पता है कि जो मैं कर रहा हूँ बड़ा जबरदस्त है, मुझे लगता है कि मेरा भी इम्तिहान है, यानी पूरे सेशन की 6 महीने की क्लास तकलीफ नहीं देती, क्योंकि बहुत ठहर ठहर के सुकून से आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपने एक वाइड ऑडियंस को, और खासतौर पे जबकि लोग यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है, लोग ट्रस्ट कर रहे हैं और बड़े अरसे से ट्रस्ट करते आ रहे हैं, तो आपने कंटेंट भी सारा देना है, मसाले भी पूरे करने हैं। जो नहीं पढ़ा हुआ बच्चा उसे समझ भी आनी चाहिए, और जो पढ़ा हुआ बच्चा उसको ऊपर के मसाले भी मिलने चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल है। उसी क्लास को कोई दूसरा टीचर देख रहा हो कि यार ये क्या बेच रहा है, तो उसको भी नजर आए कि हाँ भाई इसने कुछ पढ़ाया है। तो आपने एक क्लास बहुत पढ़े लिखे इंसान के लिए भी देनी है, दरमियाने पढ़े लिखे इंसान के लिए भी देनी है, और बिगनर को उठा के अपग्रेड करना है, जो अपग्रेड हुआ हुआ उसको उससे अगले लेवल का मसाला देना है, और उसको मसाला देते हुए बिगनर को मायूस नहीं कर देना कि यार ये तो बहुत ऊपर की बात हो रही है। तो ये एक बड़ा इम्तिहान होता है टीचर के लिए। अब अगर टीचर खुद तैयार नहीं है उसके लिए, और कॉलेज वाले कह रहे हैं आप जी साहब हमने क्रैश कोर्स देने होते हैं, आप ऑडिट का भी दे दीजिएगा, तो मैं कहूँ यार ऑडिट में कैसे दूंगा, क्या करूंगा, अगर बस कोशिश करें जो जैसे दिल करे कर दीजिएगा। जब मैं क्लास में दिल से नहीं आऊंगा तो मैं अच्छी क्वालिटी नहीं दे सकूंगा। यही हमारे इन लीडर से भी एक्सपेक्टेड है। ऑडिट एक फर्म कर रही है और उस फर्म के पास 200 ऑडिट है, उसने एक पार्टनर को 40 ऑडिट दे दी है, और वो अपने ऑडिट को लेकर सीरियस ही नहीं है, वो उसको मुसीबत लग रही है, वो इस चक्कर में है कि बस मैनेजर सारा काम कर दे, मेरे से कोई ना पूछे। तो सबसे पहली जो जिम्मेदारी लेनी होगी वो लीडर को लेनी होगी। अगर लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मेरे अंडर जितने भी ऑडिट्स हैं, एक फर्म के पास बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बहुत सारे नहीं होते, तो शायद एक बंदे ने 15 ऑडिट्स करने हो, 20 ऑडिट्स करने हो। अब करने उसने नहीं है, करवाने टीम से हैं, लेकिन अल्टीमेटली सुपरविजन उसकी है, चेक एंड बैलेंस उसका है, साइन किसके है, साइन भी उसके है, पब्लिक जिम्मेदारी भी वो ले रहा है। काम किनसे करवाना है, आप लोगों से। सोचें, आप लोगों ने काम करना होगा और आपसे 25 साल सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट बाबा साइन कर रहा होगा कि हाँ मैंने ये ऑडिट किया, बड़ा अच्छा। कितनी खतरे वाली बात है। ये ऐसी है जैसे मैंने कोई इम्तिहान देना और मैं आप में से किसी को भेज दूं इम्तिहान देने, है ना रिस्की बात। तो उसने लाखों की एक सर्विस देनी है और जिन लोगों से काम करवाना है वो खुद नहीं है, वो खुद 100% काम नहीं करेगा, उसने एक निजाम बनाया हुआ है। तो सबसे पहले लीडर को इस चीज को इंश्योर करना होगा कि वो ये मानता है कि उसके सारे ऑडिट्स में क्वालिटी होनी चाहिए, वो ये मानता है कि वो सारे ऑडिट्स के अंदर अच्छे तरीके से एथिक्स को फॉलो करेगा, वो ये मानता है कि ये ऑडिट्स में मेरा मकसद है मैंने यूजर को एक अच्छी एश्योरेंस देनी है। तो यहाँ कुछ किताबी बातें हैं किताब की। इट इज एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मैनेज करे और अचीव करे क्वालिटी on audit engagement. In doing so, the engagement partner shall be sufficiently and appropriately involved throughout the. अब ऐसे में जाहिर है अगर वो ये काम कर रहा है और वो ऑडिट की जिम्मेदारी ले रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसे पता उसके ऑडिट में क्या चल रहा है। ऐसा ना हो कि 40 ऑडिट है मुझे समझ ही नहीं होता कौन सा ऑडिट कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, तो ये गलत हो जाएगा थोड़ा।
उसको सफिशिएंटली इन्वॉल्व होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास में आऊं और बच्चे बताएं सर वो हम व्हाट्सएप में सवाल पूछते हैं जवाब ही नहीं मिलता, मैं कहूं यार ये तो बड़ी गलत बात है। मैं जाके अपने व्हाट्सएप पे सर्च करूं तो पता लगे कि सेशन खत्म होने वाला है और मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ही नहीं ऐड। तो अगर मैं ही वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन था जिसने जवाब देना है और मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूं तो मैंने तो बड़ा गलत कर दिया। हाँ, लेकिन अगर ग्रुप में वो रिस्पॉन्सिबल लोग मौजूद हैं जिन्होंने टाइम से जवाब देना था, जो व्हाट्सएप फ्रेंडली थे, जब मैं क्लासों में था आपने सवाल पूछा वहां से ठक करके किसी ने जवाब दे दिया, तो कम से कम इतना इंश्योर करना बनता है कि क्या वो बंदा वहां मौजूद है। डे एंड पे कम से कम उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाके देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रात के 10-11 बज चुके हैं और अभी तक बच्चों को जवाब नहीं मिला। अगर मैं इतना भी नहीं सोचूंगा तो इसका मतलब है मैं अपनी अच्छी सर्विस नहीं देना चाह रहा। तो पार्टनर खुद ना काम करे कोई बात नहीं, उसे ये तो पता हो कि कौन सा ऑडिट असाइन किसे है। पता लगे वो सोच रहा हो कि मैंने ऑडिट कितने करने हैं, तो अपने ऑडिट्स की गिनती उससे पूरी ना हो रही हो, उसे समझ ही ना आ रहा हो कि अच्छा 40 थे 38 याद आ रहे हैं, 2 पता नहीं कौन से हैं। अब पता नहीं कौन सा गरीब ऑडिट चल रहा है, उसमें मैनेजर भी मौजूद है, टीम भी काम कर रही है और ये भाई साहब को पता ही नहीं है कि वो कौन सा ऑडिट चल रहा है। ये फर्म के मसले हैं, कमर्शियल मसले हैं। फर्म ने बहुत ज्यादा ऑडिट करने हैं, बंदे थोड़े से हैं, और इस वक्त जो कहता आया हुआ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का पार्टनर छोड़ छोड़ के बाहर भाग रहे हैं, तो इतने ज्यादा आपने ऑडिट्स करने और बंदे आपके पास इतने थोड़े से हैं। तो जब इतने थोड़े से बंदे इतना ज्यादा काम कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा, क्वालिटी खराब होगी। तो एंगेजमेंट पार्टनर को ये चाहिए कि अपने अंदर जितने भी ऑडिट्स हैं उनकी क्वालिटी को इंश्योर करे। फॉर दैट पर्पस ही शुड बी सफिशिएंटली एंड अप्रोप्रिएटली इन्वॉल्व थ्रू आउट द ऑडिट। ऐसा ना हो जैसे वो मूवी में देखा था, वो भाई साहब जब आखिरी दिन बैठे और पूछा कि हाँ भाई ये परचेजेस क्यों बढ़ गई, तो उन्होंने कहा था कि नॉन करंट एसेट खरीदे थे। याद है? कुछ बच्चों ने वो मूवी देखी थी ऑडिट वाली, तो उसमें फिर उसने कहा कि ये इनकम है, ये ग्रॉस है या नेट है, तो उन्होंने कहा ये ग्रॉस्ड अप नेट जो है वो इनकम है। तो खैर वो अब कुछ लोगों ने नहीं देखी तो जरा अजीब अजीब से मुंह बना रहे हैं, तो वो जो है सबको शेयर कर देते हैं। लेकिन क्रैश का वो खत्म हो जाएगा। क्रैश में जो एक फेसबुक में मैंने पब्लिकली भी शेयर की थी, चलिए आप एक दफा पेपर दे लें फिर उसके बाद। अब तो टाइम वो हमारी रेगुलर क्लास तो उस वक्त जरा ठंडा सा माहौल चल रहा था, शायद बारिशें हो रही थी, शायद जंग खत्म हुई थी, बच्चे वो बहुत ज्यादा सीरियस भी नहीं थे पढ़ाई को लेके, तो हमने उस टाइम पे किसी वक्त देख ली थी। तो क्रैश के लिए हमने कोई फिल्म की बात नहीं की, क्रैश वालों ने सब पढ़ना ऑब्जेक्टिविटी, ऑल दो फिल्म को देख के ना ऑडिटर तो ज्यादा समझ आ जाते। तो खैर हुआ क्या कि एंगेजमेंट पार्टनर ने जिम्मेदारी लेनी है। ऐसा ना हो कि उसे एंड पे अचानक से पता लग रहा हो कि भाई इस ऑडिट में ये मसला था और भाई साहब जब तक जागे तब तक बहुत देर हो चुकी हो। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा क्लियर, कंसिस्टेंट और इफेक्टिव एक्शंस की। एम्फसाइज करेगा कि सारे एंगेजमेंट टीम मेंबर रिस्पॉन्सिबल हैं कि मैनेजमेंट और अचीवमेंट ऑफ क्वालिटी पे काम करें। बार बार हर बंदे से कहेगा यार ये ऑडिट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, हमने वो खराब नहीं करना है इसे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसमें ये मसले नहीं होने चाहिए। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूं या ना हूं, लेकिन मैं टीम मेंबर से जरूर पूछूं यार आज की स्लाइड शेयर कर दी थी, लिंक शेयर कर दिया था, गूगल ड्राइव अपडेट कर दी थी, ताकि जो सर्विस सीकर है उसको अच्छी क्वालिटी तो मिले। तो वो अपनी टीम को भी कहेगा कि भाई हमें अच्छी क्वालिटी देनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स वैल्यूज अपनी टीम को बार बार गाइड करेगा। इस चीज पे जोर देगा कि एक ओपन और रोबस्ट कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीम के अंदर, और उनको डर नहीं होना चाहिए कि हम पूछेंगे तो पार्टनर हमें डांट ना दे। उनसे कहे भाई कहीं कोई कंफ्यूजन हो मेरे से पूछना है, ऐसा ना हो कि खराब क्वालिटी हो तुम डर के मारे कि सर से पूछेंगे तो सर तो डांट देंगे। तो पार्टनर अपनी टीम को एनकरेज करे कि वो जो जो कंफ्यूजन्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनसे जरूर शेयर करे। फिर इंपॉर्टेंस तमाम टीम मेंबर्स की कि वो अपनी जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म और वो सारे काम सही से करें। बहुत ही किताबी बातें आसान अल्फाज में, एंगेजमेंट पार्टनर अपने अंदर जितने भी ऑडिट्स हैं इंश्योर करे कि वो उसमें सफिशिएंटली इन्वॉल्व है, इंश्योर करे कि उसने अपने टीम मेंबर्स को सही से एलोकेट कर दिया है, उनको क्वालिटी पे गाइड कर दिया है, और साथ साथ देखता रहे कि वो अपना काम ध्यान से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो सबसे पहले क्वालिटी तब आएगी जब एंगेजमेंट पार्टनर इन्वॉल्व होगा। वो इन्वॉल्व नहीं हुआ तो ये तो ट्रेनीज हैं, इन्होंने तो जाना है मुफ्त के खाने खाने हैं, दोपहर की भी रात की भी। इनसे पूछे लेट सेटिंग क्यों की थी, कहेंगे जी रात का खाना सोचा कि क्लाइंट के खर्चे से ही खा ले, तो इसलिए लेट सेटिंग कर ली। तो जब टीम पे छोड़ेंगे तो टीम वाले तो इतने प्रोफेशनल नहीं है, पार्टनर प्रोफेशनल है, तो पार्टनर को जिम्मेदारी लेनी होगी कि मेरी टीम जो जा रही है वो सही से काम करे। ये पहली चीज समझ आई। देन अच्छी क्वालिटी के लिए अच्छे एथिक्स भी जरूरी हैं।
जो एथिकल काम करेगा वो ईमानदारी से काम करेगा, सच्चा काम करेगा, अनबाइस्ड होके काम करेगा, कोई झुकाव नहीं आएगा, डगमगाएगा नहीं, तो क्वालिटी ऑफ ऑडिट ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा। तो दूसरी चीज, एंगेजमेंट पार्टनर की एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कौन कौन सी एथिकल रिक्वायरमेंट है जो मैंने फॉलो करनी है, खासतौर पे इंडिपेंडेंस। अपने तमाम टीम मेंबर्स की तरबियत की जिम्मेदारी भी लेगा, उन्हें भी बताएगा कि आपने कौन कौन से एथिक्स फॉलो करने हैं। थ्रू आउट ऑडिट अलर्ट रहेगा, अगर कोई मैटर उसके सामने आता है जिससे लगता है कि कोई थ्रेट था, कोई सेफगार्ड होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम, याद हमने कहा था हर नई इंफॉर्मेशन फौरन से फर्म के लोगों को बताए। अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे डेट डालने से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सारे एथिक्स और इंडिपेंडेंस और सारी चीजें उसने फुलफिल कर दी हैं। इसका मतलब है कि एंगेजमेंट पार्टनर इंश्योर करे कि कोड ऑफ एथिक्स इस क्लाइंट पे सही से फॉलो हुआ है या नहीं हुआ। तो एंगेजमेंट पार्टनर खुद भी जिम्मेदारी ले। नंबर 2, एथिक्स को इंश्योर करने की कोशिश करे। ये बात क्लियर है। तीसरा, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस के प्रोसीजर्स पे काम करे। अगर आपने एक्सेप्ट करते हुए क्लाइंट के बहुत सारे स्टेप्स लगाए हैं, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हुए बहुत सारे स्टेप्स लगाए हैं, तो मोस्ट प्रोबब्ली यू आर वेरी रेडी फॉर दिस असाइनमेंट। लेकिन अगर आपने कहा यार पैसे आ रहे हैं, कोई भी क्लाइंट पकड़ लेते हैं, पैसे आ रहे हैं, कोई भी असाइनमेंट पकड़ लेते हैं, तो उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो अगर आपने एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस के ऊपर काम किया है, तो एंगेजमेंट पार्टनर क्या करे, चेक करे कि फर्म की पॉलिसी और प्रोसीजर्स क्या है एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस के लिए। फिर देखिए कि जो भी इंफॉर्मेशन आई है एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस के प्रोसेस में, जो आपने क्लाइंट की स्क्रीनिंग की है, जो एंगेजमेंट के बारे में जाना है, उसके ऊपर एक्शन ले। इंफॉर्मेशन को प्रॉम्प्टली अपनी फर्म के बड़ों को या फर्म के पार्टनर्स को पहुंचाए, जहां उसे लगे कि ये चीज बड़ी जरूरी है, हमें पता लगी है कि क्लाइंट के बारे में हमें पता लगा, उसके नैप के केसेस हैं, बताओ हमें क्या करना चाहिए। एंगेजमेंट के बारे में हमें पता लगा है कि काम तो बहुत मजे का है, हमारे पास टीम में एक बंदा मौजूद है और इस काम में कम से कम 3 बंदे चाहिए, तो बताओ क्या करें, एक्सपर्ट बुलाएं, काम छोड़ दें, क्या करें। तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस के जितने अच्छे प्रोसीजर्स लगे होंगे, उतनी ही अच्छी क्वालिटी ऑफ द ऑडिट होगा। काश ये काम हम भी कर सकें। हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप सर्विस सीकर हैं, हम किसी भी क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। हमें मौका मिले कि एक ऐसी क्लास बनाएं जिसमें सिर्फ लाइक बच्चे हो। आपकी पहले स्क्रीनिंग, हाँ भाई फर्स्ट अटेम्प्टर आ रहे हो, ठीक है, ये ए बैच में जा रहा है, अटेम्प्ट्स लग गई हैं, ये बी बैच में जा रहा है। एक ए बैच बनाएं जिसमें सारे फर्स्ट अटेम्प्ट हो, सारे पढ़े लिखे बच्चे हों, तो ऑटोमेटिकली इस बैच का रिजल्ट ज्यादा बेहतर आएगा। तो जब आपने एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस के वक्त अच्छे स्टेप्स लगाए होंगे और क्लाइंट को फिल्टर करके सिलेक्ट किया होगा, तो 200 लोगों ने आपको अप्लाई किया था, आपने सिलेक्ट उनमें से 30 को किया है, तो ऑब्वियसली उन 200 में से किसी और को सर्विस देते तो शायद इतनी अच्छी क्वालिटी की ना होती, लेकिन जिनको फिल्टर करते हुए आपने कुछ स्टेप्स लगाए, वहां क्वालिटी ऑटोमेटिकली थोड़ी बेहतर हो जाएगी। तो तीसरी कहानी समझ आई। हमने कहा आप लीडर अपनी जिम्मेदारी ले। नंबर 2, एथिक्स सही से फॉलो हो। नंबर 3, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस वाले मामला सही हो। चौथा, एंगेजमेंट के रिसोर्सेज। अच्छा काम तब होगा जब अच्छे रिसोर्सेज आए। आप देखें से एंगेजमेंट में बंदे कितने चाहिए जी, 10 बंदे चाहिए, काम ज्यादा है। हमारे पास कितने अवेलेबल हैं, कितनों के पास कंपिटेंस है, उसमें जूनियर सीनियर 17 की मिक्सिंग है। अगर सारे ही जूनियर लेके चले गए वहां, तो टेक्निकल काम कौन करेगा, दिमाग वाला काम कौन करेगा, कंट्रोल्स पे कौन काम करेगा, रिस्क पे कौन काम करेगा, क्लाइंट से बड़ी बड़ी अहम मीटिंग्स कौन करेगा। और अगर सारे ही सीनियर लेके चले गए तो काम कौन करेगा। सीनियर ने तो डायरेक्शन सेटिंग करनी है ना, काम किससे करवाना है, वो गरीब जूनियर से, ब्लडी जूनियर से, वो बेचारा वो जो उसको काम दिया जाएगा वो गरीब कर रहा होगा। तो यू नीड अ मिक्सिंग ऑफ छोटा रिसोर्स एंड बड़ा रिसोर्स, ज्यादा कंपिटेंट कम कंपिटेंट। अगर सारे ही अच्छे बंदे लेके जाएंगे तो नए बंदे कैसे ट्रेन होंगे। तो आप हमेशा एक मिक्स बनाते हैं, कुछ सेमी सीनियर, कुछ जूनियर, कुछ सेमी सीनियर, कुछ सीनियर, कुछ मैनेजर्स, एक पूरी टीम का एक कंपोजिशन ऐसा बनता है, कुछ का तजुर्बा होता है, कुछ के लिए पहली दफा होता है, तो कलेक्टिवली पूरी टीम कंपिटेंस रखती है। तो एंगेजमेंट पार्टनर ये देखेगा कि क्या हमारे पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएटेड रिसोर्सेज हैं इस एंगेजमेंट के लिए, क्या हमने इस पे असाइन कर दी हैं, और क्या टाइमली बेसिस पे हमने क्लाइंट पे ये बंदे भेज दिए हैं। जो एंगेजमेंट टीम मेंबर्स हैं और जो भी एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स और इंटरनल ऑडिटर हैं, क्या कलेक्टिवली मिला के हैव द एप्रोप्रिएट कंपिटेंस एंड कैपेबिलिटी। अगर आपको लगे कि रिसोर्सेज असाइंड या जो मेड अवेलेबल है वो इनसफिशिएंट है, तो एंगेजमेंट पार्टनर एप्रोप्रिएट एक्शन लेगा और खासतौर पे अपनी फर्म के बड़ों को बताएगा कि भाई मेरे पास ये ऑडिट करने के लिए स्टाफ कम है, मुझे कुछ बंदे किसी दूसरे डिपार्टमेंट से निकाल के दें, नहीं तो ये ऑडिट अच्छी क्वालिटी का नहीं हो सकेगा।
इस वक्त पार्टनर को फर्म का ओनर मत सोचें, एक फर्म के अंदर बहुत सारे पार्टनर्स में से एक पार्टनर सोचें, और फर्म का एक ओवरऑल डिपार्टमेंट क्वालिटी का जिसको बताया जा रहा है, जहां कोई सीनियर पार्टनर उसको हेड कर रहा है, जिसको आप बता रहे हैं कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये मसले मसाइल आ रहे हैं। तो चौथी चीज क्या है? एंगेजमेंट के रिसोर्सेज। तो लीडर ने अपना काम अदा कर दिया, एथिक्स सही थे, एक्सेप्टेंस अच्छे तरीके से हुई और रिसोर्सेज भी अच्छे डिप्लॉय कर दिए। अब अगला काम है काम भी अच्छा करना है। काम अच्छा करना है, पांचवा स्टेप है। काम अच्छा कब होगा? अच्छी डायरेक्शन, अच्छी सुपरविजन, अच्छा रिव्यू। काम उन्होंने करना है, साइन आपने करना है। तो पहले उन सबको भेजने से पहले एक मीटिंग करे पार्टनर, एक कमरे में बुलाए, उनसे कभी तुम जिस क्लाइंट को ऑडिट करने जा रहे हो इसी तरह से एक स्क्रीन के सामने खड़ा हो जाए और उस कंपनी के फाइनेंशियल सामने रखे, कई ये पिछले साल के फाइनेंशियल्स है, हमने इस एरिया पे यूं काम किया था, इस एरिया में ये मसला निकला था, इस एरिया में ये मसला निकला था, ये ऑयल एंड गैस की कंपनी है, इसमें ये 4 तरह के रिस्क हमेशा होंगे, ये 3 एरिया बहुत अहम है, वो 2 काम लाजमी करने और शुरू में ये 5 काम भी करने हैं। टीम को भेजने से पहले वो इतने से आने नहीं है, आपने उन्हें डायरेक्शन देनी है कि तुम लोगों ने यूं काम करना है, पहला स्टेप। जब वो काम कर रहे हैं तो फिर वहां पे पहुंचना है, और वहां जिस क्लाइंट पे आप बैठ के काम कर रहे हैं आपने वहां रेगुलर इंटरवल्स पे चक्कर लगाना है, उनसे कहना है हाँ भाई 2 हफ्ते शुरू हो गए, 2 हफ्ते हो गए ऑडिट शुरू हुए, कहां तक पहुंचे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं आ रही, किसी एरिया में मसला तो नहीं, नॉन करंट एसेट का क्या किया, अच्छा वो जो मैंने कहा था 3 इंफॉर्मेशन लो वो दिखाओ, वो देखी यार, ये इस इंफॉर्मेशन के बाद पीछे ना ये डॉक्यूमेंट लाजमी लेना है, इसमें ये मसला होगा। अब आपने सेकंड स्टेप के तौर पे क्या करना है? अच्छी सुपरविजन देनी है। पहले डायरेक्शन दी जाने से पहले, अब ऑनगोइंग आपने सुपरविजन देनी है, और जब वो काम खत्म कर ले तो एंड पे उनके काम को रिव्यू करना है। अब उनसे कहना है कि काम लाके दिखाओ, और फिर उनसे कहना है ये कैसे किया था, वो कैसे किया था, इसमें क्या था, उसमें क्या था। अगर आपने अच्छी डायरेक्शन दी और साथ साथ सुपरवाइज किया है तो रिव्यू करते हुए आपको कम तकलीफ होगी, लेकिन आपने काम नहीं करना, 10 बंदे भेज दिए, 10 बंदों ने काम किया, आपने भेजने से पहले उन्हें गाइड कर दिया, दरमियान में थोड़ा सा सुपरवाइज किया, एंड पे रिव्यू कर लिया, तो 10 बंदों ने 2 महीने 2.5 महीने जो काम करना था, तो पार्टनर ने टोटल कलेक्टिवली मिला के 15-14 घंटे दिए और वो ऑडिट अच्छी क्वालिटी का हो गया। क्योंकि अल्टीमेटली उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के एक रसीद के टिक लगाता फिरे, लेकिन एक जूनियर उसके पास टाइम ही नहीं है, उसको 1000 रसीदें बस तुम टिक मारते रहो, वो रसीदें देखेगा और साथ साथ एक फॉर्मेट पे टिक मारता रहेगा, अक्सर तो बगैर रसीद देखे भी टिक मार देगा, क्योंकि उसे भी पता है कि पार्टनर के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो ये टिक के पीछे खोल के देख ले डाटा। लेकिन उसने पहले अपने सीनियर को रिव्यू कराना होगा, सीनियर को बच्चे को देख के समझ आ जाएगा, फनकार आदमी है, 1 घंटे में ये काम हो ही नहीं सकता, मैंने भी अपने जमाने में किए तो 3 दिन का काम था, ये 1 घंटे में 1000 टिक कौन से लगा के आ गया। फिर वो चेक करेगा तो एक्सपोज हो जाएगा, और डिपेंड करता है उसका सैंपल क्या था और आपका सैंपल क्या था। तो अगेन कहने का मतलब है कि जाहिर है इंसान तो फितरी तौर पे काम से भागता है, तो जिनसे काम करवाना उनको काम करवाने का कोई शौक नहीं, और जिसने साइन करना है, जिम्मेदारी लेनी है, वो उसने काम किया नहीं, तो वो भी काम ना करे और आप भी काम ना करे तो खराबी हो जाएगी। तो वो काम करेगी हल है अगर एक ऑडिट हो, अगर ऑडिट भी 40 है तो फिर टीम डेवलप हो, नीचे वालों को ट्रेन किया जाए, नीचे वाले ऊपर वालों को काम करके दिखाएं, ऊपर वाले उनसे ऊपर वालों को काम करके दिखाएं, एक निजाम हो डेलीगेशन का, एक निजाम हो जिसके थ्रू लोग ऑटोमेटिकली ट्रेन हो रहे हो। तो अब क्या होगा? एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा डायरेक्शन और सुपरविजन की, डिटरमाइन करेगा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, देखेगा कि डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू क्या मैंने सही वक्त पे सही जगह पे सही तरीके से दे दी गई है, ऑडिट की डॉक्यूमेंटेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही, ऑडिट में जो लोग काम कर रहे हैं वो साथ साथ अपनी नोटिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे, ऑन और बिफोर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट देखेगा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिला या नहीं मिला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइनली देखेगा, रिपोर्ट को रिपोर्ट देने से पहले उसके साथ मैच करेगा और देखेगा कि क्या मैनेजमेंट की तरफ से जो भी लिखत पढ़त खतों किताबत होनी थी वो सारे काम हो गए या नहीं हो गए। देन एक चीज जो बहुत जरूरी है दैट इज अबाउट कंसल्टेशन एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अपनी टीम को हर वक्त कहते रहना है कि जहां मशवरा मांगना हो मेरे से पूछ लेना। अब एक चीज होती है सुपरविजन और एक चीज होती है कंसल्टेशन। सुपरविजन इज आप उनको काम करते आके बीच बीच में देख रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या करना है। कंसल्टेशन रिवर्स ऑर्डर है। टीम मेंबर्स को काम करते हुए दिक्कत हुई, रुकावट हुई, उन्होंने पलट के पार्टनर से पूछा सर समझ नहीं आ रहा आप हमें बता दें। अगर उसने डर का माहौल बनाया हुआ और टीम मेंबर को पार्टनर से पूछते हुए लगे पूछूंगा तो वो तो मुझे बेइज्जत कर देगा,
तो टीम मेंबर नहीं पूछेगा, जब नहीं पूछेगा तो काम खराब कर देगा, जब काम खराब कर देगा तो वो साइन कर देगा खराब चीज पे, और कल को वो ऑडिट अगर सामने आ गया तो शायद वो एक खराब क्वालिटी का ऑडिट हो। तो इसलिए कंसल्टेशन बहुत जरूरी है। अपनी टीम को एतमाद में ले और उनसे कहे, जूनियर्स को कहे जब मसला हो सीनियर से पूछ लिया करो, सीनियर तुम्हें मसला हो मैनेजर से पूछ लिया करो, पूरी टीम आपको मसला हो मुझसे पूछ लिया करे। जूनियर्स का आपस में कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन है, सीनियर गाइड कर दे। टीम का सीनियर से क्लैश है, टीम कह रही है ऐसे होना चाहिए, सीनियर कहता है ऐसे होना चाहिए, मैनेजर से पूछ लो। टीम का मैनेजर से कंफ्लिक्ट है, मैं पार्टनर बैठा हूं मुझसे पूछ लो। पार्टनर से कंफ्लिक्ट है, जो फर्म ने तरीका बताया वो उसको फॉलो कर लो। आप फर्म के प्रोसीजर जाके खोलेंगे, उस पे लिखा होगा पहले सफे पे रूल नंबर 1 पार्टनर ऑलवेज राइट, फिर रूल 2 मिलेगा ही नहीं। ढूंढते रहेंगे पूरा किताबचा खत्म हो जाएगा, एंड पे एक रूल नंबर 2 लिखा होगा। रूल नंबर 2, इफ पार्टनर इज रॉन्ग रेफर टू रूल नंबर 1 गिवन ऑन पेज नंबर 1। वहां जाके देखेंगे वहां लिखा होगा पार्टनर्स ऑलवेज। तो बहरहाल पाकिस्तानी निजाम में ये बात बड़ी अजीब सी है कि फर्म के प्रोसीजर्स देखें, फर्म ने हमेशा पार्टनर को सपोर्ट करनी होती है। हम एक देसी सेट एनवायरनमेंट में है जहां पे पार्टनर ने अगर कुछ कह दिया तो हम कहते हैं भाई इसी ने साइन करने हैं, ठीक है अपनी मर्जी। सीनियर थोड़ा सा इख्तलाफ करेगा कि किबला IFRS 15 थोड़ा बदल गया, आपने 12 साल पहले स्टैंडर्ड पढ़ा था, रिवीजन आ चुकी हुई है। वो कहेगा कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तजर्बा किसके पास ज्यादा है। तो ऐसे में ना हम अक्सर आवाज नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अच्छा ऑडिट तब होगा जब नीचे वाले बगैर खौफ की आवाज उठाएं, और अगर बड़े से भी कोई गलती हो रही है किसी वजह से तो वो गलती ना हो। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के एंगेजमेंट टीम साथ साथ कंसल्टेशन ले, जो भी डिफिकल्ट मैटर्स हैं या कंटेंशियस मैटर्स हैं, हसास मैटर्स हैं जिसमें ज्यादा झगड़े हैं, ज्यादा कंफ्यूजन है, फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स जहां जहां कहते हैं कंसल्टेशन लो वहां कंसल्टेशन ले, जहां प्रोफेशनल जजमेंट में आपको लग रहा है कंसल्टेशन की जरूरत है वहां कंसल्टेशन ली जाए। स्टैंडर्ड की लैंग्वेज काफी ज्यादा किताबी और बड़ी बोरिंग सी है, लेकिन अगर की पॉइंट समझ आ जाए तो आप 100% अपने अल्फाज में लिख सकते हैं। डिटरमाइन करें कि एंगेजमेंट टीम ने क्या प्रॉपर कंसल्टेशन ली है विद इन टीम और आउटसाइड द टीम, बाहर मार्केट से एक्सपर्ट से मशवरा लेना। फिर देखें कि क्या जो कंक्लूजन आई हैं क्या उसको डॉक्यूमेंट किया है और क्या उन कंक्लूजन पे अमल भी किया है। डिफरेंस ओपिनियन आया, एक नतीजे तक पहुंचे, क्या उस नतीजे को डॉक्यूमेंट किया, क्या उस नतीजे पे इंप्लीमेंटेशन हुई, इन चीजों को इंश्योर करेगा एंगेजमेंट पार्टनर। बात समझ आई। देन एक यूनिक किस्म की असाइनमेंट होती है जिसको हम कहते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। इस पे जाने से पहले एक दफा जरा डिफरेंस ओपिनियन की बात कर देते हैं। इफ डिफरेंस ओपिनियन अराइज विद इन एंगेजमेंट टीम में बिटवीन टीम और रिव्यूअर या इस तरह से लोग, तो फिर एंगेजमेंट टीम शैल फॉलो फर्म की पॉलिसीज और प्रोसीजर। समझ आए वो वाली किताब। एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि कोई भी डिफरेंस ओपिनियन होंगे तो वो सही तरीके से रिजॉल्व होने चाहिए, डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और तब तक अपनी ऑडिट पे रिपोर्ट नहीं डालेगा जब तक ये डिफरेंस ओपिनियन का कोई हल ना निकल आए। अब वो उस यूनिक केस पे वापस पलटते हैं। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। स्टैंडर्ड्स ने हमें सजेस्ट किया है कि हर फर्म अपना एक क्राइटेरिया रख सकती है, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। वो क्राइटेरिया ये हो कि हमारे जितने भी पहली दफा वाले ऑडिट होंगे हम उनका एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू करवाया करेंगे। हो सकता है क्राइटेरिया ये हो कि हमारा हर वो क्लाइंट जिसका 100 मिलियन से ऊपर कैपिटल होगा उसका हम QCR करवाएंगे, क्वालिटी रिव्यू। ऐसे क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू आईकेप करता है, ये क्वालिटी रिव्यू करवाएंगे। क्राइटेरिया ये भी हो सकता है कि अगर एक क्लाइंट जो है वो हम तीसरी दफा से ऑनवर्ड दोबारा से उसको ऑडिट करने लगे हैं तो हम फिर उसका क्वालिटी रिव्यू करेंगे। तो होता ये है कि आप कोई ना कोई क्राइटेरिया, कोई ना कोई बेंचमार्क, कोई ना कोई चीज एग्री कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं कि हम इसके मुताबिक ये करेंगे। तो अगर फर्म ने ये तय किया हुआ है कि हर नए क्लाइंट का QCR होगा तो अब क्या होगा, जैसे ही वो नया क्लाइंट आएगा उस पर नॉर्मल काम तो हो रहा है, आप एक और पार्टनर को भी लेके आएंगे, वो होगा क्वालिटी रिव्यू करने वाला पार्टनर। फर्म का ही सीनियर पार्टनर हो सकता है और जिस पार्टनर ने ऑडिट किया आइडियली उससे सीनियर हो, उसके रैंक का भी हो तो चलेगा, लेकिन सीनियर हो तो बहुत अच्छी बात है। वो वाला पार्टनर इंडिपेंडेंटली इन्वॉल्व होगा उस ऑडिट में। जो इसने टीम के साथ किया है वो इसके साथ करेगा। वो पार्टनर को बुला के उससे कहेगा हाँ भाई ऑडिट के ऊपर ओपिनियन देने लगे हो, डायरेक्शन दी थी, किस दिन हुई थी मीटिंग, उस मीटिंग के मिनट्स दिखाओ, कौन कौन से टीम मेंबर को क्या बोला था, ये बोला था, अच्छा जो बोला था दिखाओ उसने वो काम किया या नहीं किया। अच्छा सुपरविजन के लिए कितने चक्कर लगाए थे यहाँ,
कितनी दफा आए थे, कौन कौन से दिन पे आए थे, उसके मिनट बने में। अब वो पार्टनर अपने टीम की तरफ देख के कहेगा हाँ याद है ना मैं आया था, वो कहा हाँ हाँ सर पिछले हफ्ते ही तो आप होके गए थे। कहेगा अच्छा पिछले हफ्ते, किसी एक जूनियर की तरफ मुंह करके कहेगा हाँ जी पिछले हफ्ते ये होके गए थे, तुमने क्या इशू रेस किया था इनके सामने। अब वो होके गया हो तो उसे इशू जहन में आए ना, अब वो आए शाएं करेगा तो कहानी खराब हो जाएगी। तो इस पार्टनर को भी तो खौफ हो ना किसी अपने रिव्यूअर का, क्योंकि हम तो थ्रू आउट स्टैंडर्ड में ये मान रहे हैं कि पार्टनर तो देवता है, पार्टनर तो एक नेक आदमी है, पार्टनर जिम्मेदारी लेगा, पार्टनर इंश्योर करेगा, वो अच्छी डायरेक्शन देगा, वो रिव्यू करेगा। अगर पार्टनर ही अच्छा ना हुआ तो आप कुछ जगह इस पार्टनर का भी एक रिव्यू रखते हैं, विच इज एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर for audit engagement for which an audit engagement quality review is required। वो वाला ऑडिट जिस पे ये रिक्वायर्ड है। कैसे रिक्वायर्ड है हमारी किताब ने हमें नहीं बताया, लेकिन ये स्टैंडर्ड कहता है आप कुछ क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। वो क्राइटेरिया शेयर कैपिटल का भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी का भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट के हर क्लाइंट पे हम करेंगे, लिस्टेड पे हमेशा करेंगे। कोई भी हर फर्म खुद ही से क्राइटेरिया रखे कि हमारे 200 ऑडिट्स में से हम 10 का कम से कम QCR भी करवाएंगे अपना इंटरनल, एक तो आई के अपने करना है। तो एंगेजमेंट तमाम जिसमें क्वालिटी रिव्यू रिक्वायर्ड है, एंगेजमेंट पार्टनर ही इंश्योर करेगा कि क्या एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यूअर अपॉइंट हुआ, कोऑपरेट करेगा उस रिव्यूअर के साथ और इन्फॉर्म करेगा टीम को कि जैसे मैं तुम्हारा बॉस हूं ऐसे ये भी तुम्हारा बॉस है, ताउन करना है इसके साथ। डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर, सिग्निफिकेंट जजमेंट, जहां जहां कंफ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन थे, जहां जहां वो बातें थी उसके साथ डिस्कस करेगा। एंड अपनी ऑडिट रिपोर्ट पे तब तक डेट नहीं डालेगा जब तक ये भाई साहब अपना रिव्यू कंप्लीट ना कर ले। इस रिव्यू को कहते हैं हॉट रिव्यू। दो रिव्यू होते हैं, कोल्ड रिव्यू, एक हॉट रिव्यू। हॉट रिव्यू ये ऑडिट चल रहा है, अभी ऑडिट फ्रेश है, साइन नहीं हुआ, ये बीच में आके उस ऑडिट की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहा है। एक कोल्ड रिव्यू होता है जो आईके वाले आके करते हैं। आईके वाले आएंगे, कहेंगे 2 साल पुरानी फलाना क्लाइंट की फलाना फाइल्स ले आए और देखेंगे तसल्ली से बैठ के, उससे आपके ऑडिट का टाइम बर्बाद नहीं होगा। वो इस वक्त बैठ के बताएंगे कि आपने 2 साल पहले क्या क्या खराबी की थी, आइंदा मत करना। तो कोल्ड रिव्यू जरा डिटेल्ड होता है और ज्यादा अच्छे तरीके से कंडक्ट हो सकता है। हॉट रिव्यू में टाइम कम है, मुश्किल से इस बंदे को 4-5 दिन मिलेंगे इस रिव्यू के लिए, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस ऑडिट की क्वालिटी इमीडिएटली थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। अब वो बंदा जो आएगा वो क्या काम करेगा, कैसे करेगा, इसके लिए ISQM 1 है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी मैनेजमेंट 1, जो कि ISQC 1 को रिप्लेस करके नया स्टैंडर्ड आ चुका है। इंशाल्लाह फाइनल में जाएंगे तो उसके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नई स्कीम में वो भी सिलेबस का हिस्सा है, मैं हमेशा डराता नहीं, जो सिलेबस में जेन्युइन एडिशन है वो आपको बताइए। और अब तो नई स्कीम का आपको चांद बहुत ज्यादा नजर भी आना शुरू हो गया, फीलिंग भी बहुत ज्यादा हो गई है। चलो डर के कम से कम ये ऑडिट पास कर लें। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू समझ आया, ये स्टैंडर्ड बता रहा है कि हमारे ही पार्टनर ने इंश्योर करना है कि रिव्यूअर आए, उसके साथ डिस्कशन हो, और जो डिस्कशन हो डॉक्यूमेंट हो, और जब तक वो हमें टिक ना कर दे तब तक हम अपनी रिपोर्ट को डेट नहीं डालेंगे। इस सारे प्रोसेस में एक आखिरी चीज इज मॉनिटरिंग एंड रेमिडिएशन। फर्म का एक इंडिपेंडेंट सेटअप होना चाहिए मॉनिटरिंग का। फर्म हर वक्त ऑनगोइंग मॉनिटरिंग करती रहे कि हमारे अंडर कितने जी क्लाइंट्स हैं, जी पता लगा जी 200 क्लाइंट्स हैं, कितने पार्टनर उसे देख रहे हैं, जिन पार्टनर्स ने देखा क्या इन्होंने वहां जाने से पहले डायरेक्शन की मीटिंग की, क्या जो टीम मेंबर्स थे उनसे एथिक्स के वो जो चेक बॉक्सेस हैं टिक करवाए थे, क्या उनके जो थ्रेट्स थे उनको आइडेंटिफाई किया था, क्या सेफगार्ड अप्लाई किए थे। तो वो नहीं हम कहते थे कि पार्टनर को चाहिए कि रेलेवेंट लोगों को बता दे, जहां कोई थ्रेट हो आप फौरन से बड़ों को बता दे। तो वो बड़े बेसिकली मॉनिटरिंग का फंक्शन है जिसको एक सीनियर पार्टनर हेड कर रहा हो, और जो भी फर्म के मसलों मसाइल हैं, जो क्लाइंट्स के, वो उसको रिपोर्ट हो रहा हो। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर वक्त देखता रहे कि हमारी फर्म के जितने भी ऑडिट्स हैं वो सही हो रहे हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं, कहीं थ्रेट तो नहीं, जहां थ्रेट है वहां सेफगार्ड अप्लाई हुए या नहीं हुए, और जहां जहां जरूरत पड़े उसकी रेमेडी दें, उसको ठीक करें। तो मॉनिटरिंग का मतलब है कि असेस करते रहें, और रेमिडिएशन का मतलब उसको समझ के उसका सेफगार्ड अप्लाई करें, उसके ऊपर कंट्रोल लगाएं, उस चीज को ठीक करने की कोशिश करें। अगर इंग्लिश के हिसाब से देखें तो एंगेजमेंट पार्टनर शेल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर obtaining and understanding of information from firm's monitoring and remediation process। फर्म ने जो अपनी मॉनिटरिंग और उस प्रोसेस से जो ऑब्जर्वेशन निकाली
एंगेजमेंट पार्टनर उनसे कहेगा भाई मेरे ऑडिट में कोई ऑब्जर्वेशन तो मुझे बताओ, और मुझे बताओ मैं इसको कैसे बेहतर करूं। मैंने तुम लोगों को कहा था मेरी टीम में से टीम सीनियर के बड़े भाई के पास शेयर्स हैं, अब बताओ मैं क्या करूं, उसको टीम से निकाल दूं, कोई इंडिपेंडेंट पार्टनर मुझे दे दोगे, इंडिपेंडेंट मैनेजर दे दोगे जो उसका काम चेक करे, मैं क्या करूं। तो एंगेजमेंट पार्टनर ने जो जो शिकायतें लगाई हैं या टीम ने जो शिकायतें लगाई हैं या जो मॉनिटरिंग को खुद से पता लगा है, ये उनसे कहेगा भाई मेरे ऑडिट में क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, और अलर्ट रहेगा थ्रू आउट ऑडिट। जब जब भी उसको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो उन्हें बतानी जरूरी है उन्हें बताएगा, और जब जब वो ऐसे कोई इंफॉर्मेशन बताएंगे कि ऐसे करो ऐसे कर लो, उसका भी ख्याल रखेगा। जब ये सारा कुछ हो जाता है तो फिर जस्ट स्टैंडर्ड के एंड पे एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट बच जाती है इसकी डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का स्टैंडर्ड यानी कि 230 अप्लाई करते हुए ऑडिटर ने इस स्टैंडर्ड में जहन में रखना है कि जो भी मैटर्स आइडेंटिफाई हुए हैं डिस्कशन के दरमियान, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूस वाले वो डॉक्यूमेंट हो, जो कंक्लूजन आई थी, कंक्लूजन से रिजल्ट क्या निकला था, इंप्लीमेंट कैसे हुए थे, वो डॉक्यूमेंट करे। और अगर ये ऑडिट एंगेजमेंट इज सब्जेक्ट टू क्वालिटी रिव्यू, अगर इसका क्वालिटी रिव्यू था तो क्वालिटी रिव्यू हुआ है और उसके अंदर सारी चीजें सही से हो गई या नहीं हो गई, इस चीज को डॉक्यूमेंट किया जाए। तो बोरिंग सा एक स्टैंडर्ड है, लेकिन अगर आपको पर्पस समझ आ जाए, स्टैंडर्ड का पर्पस ये है कि जिसने साइन करना है उसने काम नहीं करना, और जिन्होंने काम करना है उन्हें साइन नहीं करना है। लेकिन दुनिया को अच्छा ऑडिट मिलना चाहिए। तो पर अच्छा ऑडिट दुनिया को तब मिलेगा जब लीडर ने अगेन वही 6 बातें ध्यान में रखनी है, जब लीडर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से अदा कर दी, जब एथिक्स फॉलो हुए, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअस अच्छे लेवल पे हुई, अच्छे रिसोर्सेज डिप्लॉय हुए, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू अच्छी तरीके से हुई, और जरूरत पड़ने पे एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू भी हुआ, और अच्छी मॉनिटरिंग और रेमिडिएशन है, और आपने साथ साथ उसको कंसल्ट किया है। अगर आपने इन 6 के 6 एवेन्यूज पे काम किया तो ये ऑडिट बड़ी अच्छी क्वालिटी का ऑडिट कंसिडर होगा। डन। तो ये इन 3 दिनों में हमने एक पोर्शन जो कि 20 नंबर का है सिलेबस का, उसको हमने कवर किया। हाँ, सिलेबस में एक बहुत बड़ा पोर्शन भी, उसमें तो काफी कुछ है, लेकिन एक पोर्शन जो कि मुनासिब साइज के है और डूएबल है, तो चैप्टर 1, 2 और 13 ये एक वेटेज एरिया आई कैप की, जो कि वो कहते हैं कि ये 20 नंबर के आसपास की वेटेज एरिया है, और शायद ऑन एवरेज हमने देखा था 19 के करीब यहाँ से सवाल भी आ रहे थे। डन। तो कल अब आपका जो ड्राफ्टिंग सेशन है वो कोड ऑफ एथिक्स के वो जो अजीब तरह के सवाल, और चैप्टर 2 में चूंकि नॉलेज बेस्ड एरियाज है तो यहाँ बहुत ही कम आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसके ऊपर हल्का फुल्का देख लेंगे कि आप लोगों का क्या बनता है। बाकी वो कमरे वाली बात है, मैं कोशिश करता हूँ कि कल ये कमरा उस कमरे से स्वैप हो जाए एक दफा, तो थोड़ा सा मैनेजमेंट में और चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अगर ऐसा हो जाए तो आप लोगों को इसी कमरे में ही बैठे वो पहले वो क्लास मिल जाएगी, और फिर बाद में आप मुझे भी बर्दाश्त करने की पोजीशन में होंगे। बस टाइम को एक दफा समझना होगा कि हमारे कुछ और क्लैश भी है। आप 1:45 पे स्टार्ट करते हैं ना, और मैं 2:15 तक यहाँ पे मौजूद होता हूँ, आधे घंटे का क्लैश है। चूंकि 2:15 वाली क्लास में तो मार्जिन है, लेकिन मैं बहरहाल इसकी फिर प्लानिंग करता हूँ। आप लोगों को कल कोशिश करते हैं, भरपूर कोशिश करते हैं। अगर आप लोग आ ही रहे हैं तो फिर अब हमारे ऊपर जो है ना फर्ज है कि हम कुछ ना कुछ करें। एंगेजमेंट लीडर शैल टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर जो है ना, ठीक है।